जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 10, इतिहास के 10वां अध्याय, रिबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। Late in the afternoon of 10 May 1857, the sepoys in the cantonment of Meerut broke out in mutiny। है ना। तो 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, म्यूटनी। It began in the lines of native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city। तो ये कब होता है? 10 मई 1857 में स्टार्ट किया जाता है और ये शुरुआत में भारतीयों सैनिकों की जो पैदल सेना होती है, इन्फेंट्री पैदल सेना, वहाँ से स्टार्ट होती है। जो कैवेलरी घुड़सवार सेना जो फौज होती है उसके तरफ फैल जाती है और फिर शहर की तरफ फैल जाती है। So from infantry to cavalry and then to the city. The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys। जो शहर के जो बाकी आम नागरिक थे, आम आदमी थे, है ना, वो और वो जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी सिपाहियों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। The sepoys captured the bell of arms where the arms and ammunitions were kept and proceeded to attack white people। है ना। तो सिपाहियों ने जो शस्त्रागार था वहाँ पर कब्जा कर लिया जहाँ पे हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, और वो जो गोरे लोग थे, है ना, बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ वो उन पे हमला करने के लिए बढ़ चले। एंड टू रैंशैक एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी, और उनके बंगलों को लूट माट मचाने के लिए, जला देने के लिए, है ना, और उनको तबाह करने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उनको तबाह करने के लिए आगे बढ़ गए। सो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी इटीसी वेयर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। तो जो सरकारी बिल्डिंग्स थी जैसे कि जेल, कोर्ट, रिकॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, है ना, कोषागार, तो ये सारे जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता और लूटपाट मचा दी जाती है। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट। तो जो दिल्ली के लिए जो टेलीग्राफ की लाइन थी वो काट दी गई। एज डार्कनेस डिसेंडेड ए ग्रुप ऑफ सिपाहीज रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया एक सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। द सिपाहीज अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11th मई। है ना। तो 10 मई को यहाँ स्टार्ट होता है, अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में रेड फोर्ट के गेट पे सिपाही पहुंच जाते हैं 11 तारीख के सुबह में। इट वॉज द मंथ ऑफ रमज़ान, द मुस्लिम्स होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। और ये रमज़ान का महीना था, ठीक है। रमज़ान बहुत ही पवित्र महीना होता है मुसलमानों के लिए, ये प्रेयर और फास्ट रखने का एक महीना है। द ओल्ड मुगल एम्पेयर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर्स एंड मील बिफोर द सन रोज एंड फास्ट बिगेन। है ना। तो जो राजा थे उस समय के, जो सम्राट थे, एम्पेयर थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह, है ना, ये उम्र में काफ़ी ओल्ड हो चुके थे। तो जो ओल्ड मुगल एम्पेयर बहादुर शाह, उन्होंने अपनी जस्ट प्रार्थना जस्ट समाप्त की थी और उन्होंने सुबह का रोज़ा में, जैसे आप लोग जानते हैं रमज़ान के समय में, तो उन्होंने अपने सुबह का अपना खाना खा लिया था, सुबह का मील जो है उन्होंने ले लिया था, और उसके बाद उनकी फास्टिंग स्टार्ट हो गई थी, दिन भर के लिए उनकी फास्टिंग थी। ही हर्ड द कॉमोशन एट द गेट्स। तो वो जो गेट पे जो ये सब चल रहा था हल्ला उल्ला, वो उनको सुनाई पड़ता है। द sepoys who had gathered under his window told him, "We have come from Meerut after killing all the Englishmen there, because they asked us to bite bullets that were coated with the fat of cows and pigs with our teeth." तो सिपाही जो खड़े थे वहाँ पे, वो खिड़कियों से झाँक कर बताते हैं कि वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, हम मेरठ से आए हैं और सारे अंग्रेज़ों को मार कर आए हैं। क्यों? बिकॉज वो हमें बुलेट्स को, है ना, बुलेट को बाइट करने के लिए बोल रहे थे, दांत से चबाने के लिए बोल रहे थे, है ना। और कैसे बुलेट्स? वो बुलेट्स जो गाय की चमड़ी के साथ, गाय की फैट और सुअर के फैट, है ना, तो गाय की फैट और सुअर के फैट के साथ बनी हुई थी, उसको हमें चबाने के लिए बोल रहे थे। दिस हैज़ करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। और इससे हिंदुओं और मुसलमानों की जो फेथ थी, निष्ठा थी, धर्म के प्रति जो आस्था थी, वो करप्ट हो रही थी। So this has corrupted the faith of Hindus, Muslim alike. How people? Because in Hinduism
काउस आर वेरी पायस, है ना, वी नो दैट, एंड उनके फैट को चबाना इज नॉट कंसिडर्ड गुड। सेम वे इन इस्लाम पिग्स के फैट को चबाना दांतों से इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। सो एक्चुअली हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के आस्था और धर्म के प्रति ये एक ऐसा माना जा रहा था कि उन लोगों के धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही थी। So another group of sepoys also entered Delhi and the ordinary people of the city joined them. तो कुछ और ग्रुप ऑफ सिपाहीज थे वो दिल्ली आ जाते हैं और साधारण जनमानस भी उनको, शहर के जो साधारण जनमानस थे वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। यूरोपियंस वेयर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, द रिच ऑफ दिल्ली वेयर अटैक्ड एंड लूटेड। तो बड़ी संख्या में जो यूरोपियन थे वो मारे गए और दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये बहुत ही क्लियर कट संदेश था कि जो दिल्ली है वो ब्रिटिश कंट्रोल से, ब्रिटिश नियंत्रण से, अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। सम सिपॉइज रोड इन टू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलेबोरेट कोर्ट एटिकेट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और कुछ सिपाही वो लाल किले के अंदर दाखिल होने के लिए दरबार का जो शिष्टाचार है, जो एटिकेट है, उसका पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। जनरली आप किले में जा रहे हैं, वहाँ सम्राट बैठ रहा, बादशाह बैठ रहा, तो आपको एक तरीका फॉलो करना होता है, बट वो एटिकेट्स को वो भूल गए क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें सवार थी। दे डिमांडेड दैट द एम्पेयर गिव देम ब्लेसिंग्स, हिज ब्लेसिंग्स। तो उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सराउंडेड बाय द सिपॉइज, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। तो जब सिपाहियों से घिरे हुए बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड ए काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ मुगल एम्पेयर। तो ये जो विद्रोह था, है ना, ये एक तरह से वैधता हासिल कर लिया, लेजिटिमेट हो गया, वैध हो गया, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पे चलाया जा रहा था, इन द नेम ऑफ मुगल एम्पेयर। अब ये स्टार्ट हो गया। थ्रू 12 एंड 13 में नॉर्थ इंडिया रिमेंड क्वाइट, है ना, 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही। वंस वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली हैड फॉलन टू द रिबल्स एंड बहादुर शाह हैड ब्लेस्ड द रिबेलियन, इवेंट्स मूव्ड स्विफ्टली, है ना। तो ये जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगा। कैंटोनमेंट After cantonment in the Gangetic Valley and some to the west of Delhi rose in mutiny. तो गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। सो नाउ विल स्टार्ट द पैटर्न ऑफ अपराइजिंग। विद्रोह का जो ढर्रा था इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इफ वन वेयर टू प्लेस द डेट्स ऑफ दिस म्यूटनीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, it would appear that as news of the mutiny in one town traveled to the next, the sepoys there took up arms. तो यदि इन विद्रोह की तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ही विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड ए सिमिलर पैटर्न। और हर एक छावनी में विद्रोह का जो घटनाक्रम था वो कमोवेश एक जैसा था, सिमिलर पैटर्न का था। सो क्या, एज द न्यूज ऑफ द म्यूटनी, जैसे जैसे खबरें आती गई, सिपॉइज टुक अप द आर्म्स। सो हाउ द म्यूटनीज बिगेन, ये जो सैन्य विद्रोह हैं ये कैसे शुरू हुए। द सिपॉइज बिगेन देयर एक्शन विथ ए सिग्नल। In many places, it was the firing of the evening gun or the sounding of the bugle. So सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। They first seized the bell of arms and plundered the treasury, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। They then attacked government buildings, the jail, the treasury, the telegraph office, record room, bungalows, burning all records. इसके बाद उन्होंने क्या किया, जेल, सरकारी खजाना, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते गए। Everything and everybody connected with the white man became a target,
है ना। सो हर एक व्यक्ति, है ना, एवरीथिंग और हर एक चीज़, सो ये समझने वाली चीज़, गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले के निशाने पे आ गया। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम द टारगेट। Proclamations in Hindi, Urdu, and Persian were set up in the cities, calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite, rise, and exterminate the Firangis. हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी होने लगी। When ordinary people began joining the revolt, the targets of attack widened. तो जब विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने से हमलों का दायरा जो है वो फैलता गया। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लेंडर्स एंड रिच ऑल्सो बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिबेल रेड। तो कुछ शहर, है ना, बड़े शहर खास करके जैसे लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में जो साहूकार और अमीर आदमी व्यक्ति थे वो भी विद्रोहियों के गुस्से के शिकार बने। Peasants not only saw them as oppressors but also as the allies of British। तो जो किसान थे, जो पीजेंट थे, वो न उनको केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि उनको अंग्रेज का पिट्ठू भी मानते थे। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वेयर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एंड बहुत सारे जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे उनके जो घर हैं वो लूट लिए गए या तबाह कर दिए गए। द म्यूटनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम ए रिबेलियन। तो सिपाहियों की कतारों में हुई इन छुटपुट विद्रोह ने जल्दी जल्दी एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। ये सिपाही म्यूटनी तक नहीं रहा, ये एक प्रोटोटाइप रिबेलियन में कन्वर्ट हो गया। देयर वॉज ए जनरल डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी एंड हायरार्की, है ना। तो शासन की सत्ता और सौंपनों का सरेआम अवहेलना होने लगा। हर तरीके से उनका ऑथोरिटी एंड हायरार्की का विद्रोह होने लगा, उनका विरोध होने लगा। In the months of May and June, the British had no answers to the actions of the rebels। तो मई और जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई करने का कोई आंसर नहीं था। ब्रिटिश हैड नो आंसर्स। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राइड टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड लीव एंड द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो अंग्रेज अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों, परिवार वालों की ज़िंदगी बचाने में फंसे हुए थे। ब्रिटिश रूल, as one British officer noted, collapsed like a house made of cards। तो जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। collapsed like house made of cards। नेक्स्ट इज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in different places lay partly in its planning and coordination। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढरने में जो समानता की वजह थी, ये आंशिक रूप से उनकी योजना और समन्वय में निहित है। इट इज़ क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स। और इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। आफ्टर द 7th अवध irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in the early May, they wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th orders। है ना। तो जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नई कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपनी धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। शिपॉइज और देयर इमेसरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो जो सिपाही थे या उनके जो संदेशवाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। पीपल वेयर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। सो लब्बोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। The pattern of the mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions, है ना। तो जो विद्रोह की बनावट थी और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस विद्रोह में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, है ना, कि इतना प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे था। सो हाउ वेयर द प्लान्स मेड, ये प्लान्स बनाए कैसे गए थे, है ना, ये योजनाएं कैसी बनाई गई।
हु वेयर द प्लानर्स, और ये योजनाकार कौन थे भाई, कौन लोग ऐसा प्लान किए। इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चन। तो जो हमारे पास मौजूदा दस्तावेज हैं उनके आधार पर इन सवालों का सीधे सीधे जवाब देना बहुत ही कठिन है। बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड्स क्लूज एज टू हाउ द म्यूटनीज केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि यह विद्रोह इतनी सुनियोजित तरीके से कैसे हुई। Captain Hearsay of the Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny, है ना। तो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। The 41st in native infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hearsay or deliver him as the prisoner to the 41st. इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वो अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वो हियरशे की मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41वीं जो 41st नेटिव इन्फेंट्री है उनके हवाले कर दे। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू आइदर and it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed of native officers drawn from each regiment. ना तो मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलों को खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। So Charles Ball, who wrote one of the earliest histories of the uprising, noted that the panchayats were nightly occurrence in the कानपुर शिपॉय लाइन्स। तो चार्ल्स बॉल है ना, चार्ल्स बॉल वो एक अंग्रेजी के शुरुआती इतिहासकार हैं। वो लिखते हैं कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में नॉर्मल बात थी, यहाँ झूठा करती थी। What this suggests is that some kind of decisions were taken collectively. तो इससे यह तो हमें पता चलता है, यह हमें मालूम पड़ता है कि कुछ फैसले जो थे वो सामूहिक रूप से लिए जा रहे थे। Given the fact that the sepoys lived in lines and shared a common lifestyle and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The sepoys were the makers of their own rebellion. क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली लगभग एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे जो प्राय एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। सो द सिपॉयज वेयर द मेकर्स ऑफ देयर ऑन रिबेलियन। सो ये टॉपिक यहाँ पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों।